शांति का बेटा इंदौर में रहता था। वहीं राजेश की पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी थी। वहीं दूसरी तरफ शांति दिल्ली में रहती थी और अपने बेटे राजेश के लिए एक लड़की ढूंढ रही थी। अरे विमला, तुझे तो पता है काफी समय से मैं अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, लेकिन कल राजेश घर आएगा तो संडे को उसे ले जाकर लड़की दिखा ही दूंगी। हाँ, सही कह रही है शांति तू। अब तो तेरे बेटे की शादी लायक उम्र भी हो चुकी है। हाँ, शादी करना चाहती हूँ कि वे मेरे साथ रहे। अब तो कुछ दिन की जिंदगी है, बहू बेटे के साथ ही बिताना चाहती हूँ। हाँ, यह भी तू सही कह रही है। अब शांति अगले दिन अपने बेटे के आने की खुशी में उसके पसंद का खाना बनाती है, घर को अच्छे से साफ करके चमका देती है और तो और अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी राजेश दूल्हे के गेटअप में एक लड़की का हाथ पकड़े घर के दरवाजे पर आता है, जिसे देखकर शांति हैरान रह जाती है। अरे माँ, क्या देख रही हो आप? आपका बेटा आया है। पूजा की थाली लेकर आओ, गृह प्रवेश करवाओ, परमिशन दो अंदर आने की। आरती की थाल छोड़, तुम दोनों अंदर आओ। और ये क्या, तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं? अरे माँ, बताने का मौका नहीं मिला। अच्छी लड़की मिली तो सोचा शादी करके बताऊंगा। हाथ से निकल जाती तो। नंदिनी, क्या देख रही हो तुम? माँ के पाँव छुओ। नंदिनी जैसे ही अपनी सास शांति के पैर छूती है, शांति अपने कदम पीछे कर लेती है। ये देखकर राजेश अपनी माँ को कहता है, माँ, क्या हो गया आपको? कल तक तो कहती थी बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, और अब जब मैंने आपकी बात मान के शादी कर ली, अपनी पत्नी को लेकर आया हूँ, तो आप इसे अपना ही नहीं रही हो। अरे शादी ऐसे ही थोड़ी हो जाती है। शादी के लिए सब कुछ देखना पड़ता है। लड़की कैसी है, कहाँ है, उसका खानदान कैसा है, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन माँ, इतना कुछ तो नहीं देखा मैंने। लेकिन हाँ माँ, नंदिनी का बर्ताव देखा है, बहुत अच्छा है, सबके साथ प्यार से रहती है माँ। चलो ना माँ, आप नंदिनी को अपना लो और जल्दी से इसका घूंघट हटाओ और देखो कैसी है। नहीं, मुझे नहीं देखना तेरी पत्नी का चेहरा। मैं तुझसे नाराज हूँ। तू ऐसे किसी भी लड़की से शादी कैसे कर सकता है? अरे मेरी प्यारी माँ, नंदिनी सच में बहुत अच्छी है। जब वो यहाँ रहेगी ना, तब समझ में आएगा आपको कि आपके बेटे ने एक अच्छी लड़की से शादी की है, जो कि आपके घर को अच्छे से संभाल रही है। अरे कुछ टाइम में माँ, आपको पता चल जाएगा, तब आप ना मुझ पे ना गर्व करोगी। शांति अपने थानेदार बेटे के लिए लड़की देख रही थी, लेकिन शांति का थानेदार बेटा तो दुल्हन ले आया और शांति ने तो अभी तक अपनी दुल्हन को देखा तक नहीं था। अब अगली सुबह विमला का शांति के घर आना होता है और वो भी शांति के घर नई नवेली दुल्हन को देखकर हैरान रह जाती है और नंदिनी को अपने पास बुलाकर उसका जैसे ही घूंघट हटाती है, शांति भी नंदिनी को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि नंदिनी वाकई बहुत सुंदर थी। अरे, तेरा बेटा बहू ले आया और तूने मुझे बताया तक नहीं। और बहू, तू तो चांद जैसी सुंदर है, नजर न लगे मेरे बहू को। हाँ ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी बहू कैसी है, और मैंने इसे अभी तक अपनी बहू माना भी नहीं है। अरे, तू तो अपने थानेदार बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही थी। अब जब तेरा थानेदार बेटा सुंदर सी बहू ले आया है, तो तू नखरे क्यों दिखला रही है? जब तेरा बेटा राह चलते लड़की से शादी कर लेगा और उसका अता पता कुछ भी नहीं होगा, तब तुझे पता चलेगा कि एक माँ का दुख क्या होता है। देर शाम नंदिनी अपनी सास के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। शांति हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। माँ जी, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। तो इसे मेरे सर पर रख दे। मैंने तुझे मना किया है ना कि मुझे तेरे हाथ का कुछ खाना पीना नहीं है, तो तू क्यों जताना चाहती है कि तू मेरी सेवा कर रही है? माँ जी, आप खामखा गुस्सा कर रही हैं। कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। और आपको जब मुझे अपनी बहू स्वीकार करना ही है, तभी आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना, लेकिन मैं बहू होने का फर्ज जरूर निभाऊंगी। राजेश जब से आया था, वे अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में लगा था। वहीं अगले दिन विमला शांति को बाजार चलने के लिए कहती है। तभी नंदिनी भी अपनी सास को उसके साथ ले जाने के लिए कहती है। क्या माँ जी, मैं भी आपके साथ मार्केट चल सकती हूँ? मुझे भी थोड़ा सामान लेना है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, जरूर चल। क्यों है ना शांति, तुझे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर तू इसको लेकर गई तो मैं बाजार नहीं जाऊंगी। अरे ले चलना, बहू बेचारी इतने प्यार से कह रही है। अच्छा, तू आगे चल लियो, बहू पीछे हो लेगी। अब विमला शांति को जैसे तैसे ताना मारकर उसकी बहू नंदिनी को भी साथ बाजार लेकर चलती है। अब बाजार पहुंचकर विमला और शांति सामान लेने लगते हैं। तभी शांति की नजर उसकी बहू नंदिनी पर पड़ती है, जो भीड़ में एक औरत का पर्स निकालकर झट से अपने थैले में रख लेती है। ये देखकर शांति के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ये मैंने क्या देख लिया? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहू और चोर?
भला मेरा थानेदार बेटा शादी चोर से करेगा? शांति कहाँ खोई हुई है तू? आना देखते हैं, आगे सब्जियां लगी हुई हैं। अरे ये सब्जियां तो सड़ी हुई हैं। शांति को ये देखते हुए अपनी बहू पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो आगे बढ़ती है तो शांति देखती है कि उसकी बहू एक और आदमी का बटुआ मार गई है। ये देखकर शांति को अब समझने में देर नहीं लगती कि उसका थानेदार बेटा एक बुरी तरह फंस चुका है। विमला, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हम घर चल सकते हैं? मुझे कोई सामान नहीं खरीदना, मैं राजेश से कहकर मंगवा लूंगी। अभी घर चल। तुझे भी कितनी बार कहा है, फालतू की टेंशन मत लिया कर। चांद सी बहू लाई है, लेकिन फिर भी उसकी टेंशन तुझे खाई जा रही है। मैं सब जानती हूँ, चल हम घर चलते हैं। विमला, शांति और नंदिनी तीनों घर आ जाते हैं। विमला घर आते ही शांति से कहती है, अरे शांति, तू ठीक तो है ना? चल अब मैं घर चलती हूँ, तू अपना ख्याल रख। अरे मेरा पर्स इतना हल्का क्यों लग रहा है? पर्स में तो मैंने सिक्के रखे थे, भारी होना चाहिए, लेकिन मेरा पर्स तो मेरे थैले में है ही नहीं। अरे बाप रे, बाजार में किसी ने मेरा पर्स मार लिया। हे भगवान, पूरे 400 रुपए थे उसमें। तेरा भी पर्स मार लिया है? हे भगवान, तेरा तो पर्स ही मारा है। ना जाने मेरे बेटे का तो क्या कुछ लेकर जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं, तू क्या कहना चाहती है? लगता है तेरे दिमाग में बहू हावी है। चलती हूँ, मेरी तो बर्बादी हो गई। शांति को तब पूरी रात नींद ही नहीं आती और उसे अपनी बहू को रंगे हाथ पकड़ना था। लेकिन शांति इसी टेंशन में जब हॉल में आती है तो वो देखती है कि सोफे पर एक बैग रखा हुआ है, जिसे शांति खोलती है तो उसमें शांति के गहने, घर के पैसे और कीमती चीजें होती हैं। ये बैग, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब बहू आसपास है, वो इस बैग को लेकर भागने वाली है। आज तो इसे रंगे हाथ पकड़ कर ही रहूंगी। इतना बोलकर शांति सोफे के पीछे छिप जाती है। तभी कुछ देर बाद शांति की बहू नंदिनी आती है और उस बैग को जैसे ही उठाती है, शांति उसका हाथ पकड़कर राजेश को आवाज लगाने लगती है। राजेश भी अपनी माँ की आवाज सुनकर झट से हॉल में पहुँचता है और सारा माजरा देखकर समझ जाता है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? और नंदिनी, तुम हमारे घर में चोरी कर रही थी? वो भी माँ के गहने, पैसे, घड़ी, सोने की चैन, अंगूठी। तुम ये सब लेकर भागने वाली थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर नंदिनी चाकू निकालती है और अपनी सास की गर्दन पर रखकर अपने पति थानेदार से कहती है, ज्यादा 2-5 करने की जरूरत नहीं है। ये बैग नीचे रख और चुपचाप जाने दे मुझे। नहीं बेटा, इसे पकड़कर जेल में डाल दे, चाहे मेरी जान चली जाए। इसे आज ही मैं बाजार में कई सारे लोगों के आगे पॉकेट मारते देखा है। बहुत शातिर चोरनी है ये। हाँ, मैं चोर नहीं हूँ, चोरी करके ही अपना पेट पालती हूँ। लेकिन तेरे इस थानेदार बेटे का मुझ पे दिल आ गया था और इसने मुझसे शादी कर ली और मैं भी यहाँ आ गई। सोचा बड़ा हाथ मारूंगी, लेकिन जैसे ही जाने लगी ये बुढ़िया बीच में आ गई। नंदिनी, मैं कहता हूँ चाकू नीचे फेंको और छोड़ दो माँ को, वरना मैं तुम्हें थाने में बंद कर दूंगा। और बात रही यहाँ से जाने की, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगी। नंदिनी नहीं मानती और वो अभी शांति के गले पर चाकू लगाए उसे मारने की धमकी दे रही थी। लेकिन जैसे ही राजेश नंदिनी का हाथ पकड़ता है, नंदिनी राजेश के हाथ पर वार कर देती है और राजेश के हाथों से खून निकलने लगता है। लेकिन ये देखकर नंदिनी को दर्द महसूस होता है और वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर जल्दी से राजेश के हाथों में बांध देती है। ये देखकर राजेश बड़े ही प्यार से नंदिनी से कहता है, बेशक मैं नहीं जानता तुम जो कोई भी हो, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैं तो। ये देखकर नंदिनी को भी एहसास होता है कि राजेश उससे बहुत प्यार करता है और कहीं ना कहीं नंदिनी को भी राजेश से प्यार था। और कुछ ही दिनों बाद से नंदिनी चोरी चकारी जैसे धंधों को छोड़ देती है, लेकिन शांति भी उस दिन को कभी नहीं भूल पाती। सोनपुर गांव में सरला अपने बेटे बहू के साथ रहा करती थी। सरला ने अपने बेटे अमित की शादी कुछ ही महीनों पहले की थी, लेकिन सीमा जो रंग से काली थी उसे अमित बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि सीमा सरला की पसंद की थी। सुनिए जी, खाना बन गया है, खाकर जाना, वरना आप दोपहर में भी खाना खाने नहीं आते। हाँ अमित बेटा, बहुत सही कह रही है, खेत जाने से पहले खाना खा कर जा। माँ, सुबह सुबह भूख नहीं है और इसके हाथों का खाना, हाँ मैं तो खाऊंगा भी नहीं। इसकी शक्ल देखिए कितनी गंदी है। ये तू कैसी बात कर रहा है बहू से? वो तेरी पत्नी है, जैसी भी है। हाँ, आप क्यों नहीं लोगी उसकी साइड? आपकी पसंद जो है, और तभी तो आपको इतनी पसंद आती है वो। इतना बोलकर अमित खेत चला जाता है।
और इधर सीमा को देख सरला कहती है, बहू, अमित की बातों का बुरा मत माना करो, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएगा। नहीं माँ जी, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता। इधर सीमा अपने पति के लिए खाना तैयार कर रही होती है कि वो खाना लेकर खेत जाएगी। लेकिन जब सीमा खेत पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका पति अमित गांव की बिजली के साथ खाना खा रहा होता है। ये तो बिजली है और ये उनके साथ कितने प्यार से हंस हंस कर बातें कर रही है। अमित, मैं चलती हूँ, तुम्हारी पत्नी खाना लेकर आई है। अरे बैठो बैठो, उसे अभी यहाँ से जाने के लिए कहता हूँ। क्या हुआ, क्यों आई हो यहाँ पे? मैंने कहा था यहाँ आने के लिए, मैंने कहा था मुझे खाना है। जाओ यहाँ से, तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना मुझे। जी, माँ जी ने कहा था कि आपको खाना देने आऊं, तो चली आई। गर्मा गर्म रोटी बनाकर लाई हूँ। खाना चाहे गर्म हो या फिर किसी होटल का हो, लेकिन मुझे नहीं खाना है, समझी तुम? और तुम्हारे हाथ का तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर तुम्हारे हाथ का खाना खा लिया ना तो वो तो अंदर जाएगा भी नहीं। सीमा को अपने पति की ये बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात बुरी लगती है वो ये कि अमित उसके हाथ का खाना नहीं खाकर गांव की बिजली के साथ बैठकर खाना खा रहा है। अब सीमा घर आती है। बहू, क्या हुआ, लल्ला ने खाना नहीं लिया क्या? वो खेत में था भी या नहीं? वो वहाँ थे माँ जी, और खाना भी खा रहे थे उस बिजली के साथ, और मेरा खाना लेने से भी मना कर दिया। क्या वो बिजली के साथ था? ये डायन कब मेरे लल्ला का पीछा छोड़ेगी, जबकि कितनी बदनामी भी हो चुकी है उसकी। माँ जी, आपने उनका फैसला नहीं पूछकर गलती कर दी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना इस तरह। तू चिंता ना कर बहू, मैं इसके अक्ल को ठिकाने लगाती हूँ। अब देर शाम अमित घर आता है तो सरला अपने बेटे अमित से कहती है, क्या बात है, आज तो तू बहुत काम करके आ रहा है, थक गया होगा मेरा लल्ला। कैसी रही बिजली के साथ तेरी बातचीत? अच्छा, तो ये यहाँ आके आपके कान भर रही थी, तो ठीक है, मैं भी आप लोगों को कह देता हूँ, मैं बिजली से पहले भी प्यार करता था और आज भी करता हूँ और करता रहूंगा। और तू कान खोलकर सुन ले, अगर तूने उसका साथ नहीं छोड़ा तो मैं कुछ खाकर पीकर मर जाऊंगी। मुझे बिजली के बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये लो दिवाली के पैसे, इससे ना दिवाली के लिए मिठाई, कपड़े, जो लेना है ले लेना। ये तो बहुत कम पैसे है पिछले महीने से। तूने तो कहा था कि अगले महीने अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, तो और पैसे कहाँ गए? इस महीने मैं आपको पूरे पैसे नहीं दे सकता, मेरे भी कुछ खर्चे हैं, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। सरला और अब तो सीमा के सामने भी अमित का सच आ चुका था कि वो गांव की ही बिजली से प्यार करता है, जिस वजह से अमित अपनी पत्नी को अपना नहीं पा रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था, दिवाली भी नजदीक आने वाली थी। सरला और सीमा दिवाली की तैयारियों में लगे थे, घर की साफ सफाई, मिट्टी के दिए बनाना, और इधर अमित खेत में काम करने के लिए सुबह सुबह ही निकलता और शाम को घर लौट कर आता। एक रोज, बहू, आज लल्ला घर नहीं आया है, कुछ बताया है उसने? कहाँ गया, कब तक लौटेगा? नहीं माँ जी, मुझे तो कुछ नहीं बताया था कि कब तक आएंगे, और उनका तो बाजार जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कल ही तो वो कपड़े ले आए थे। फिर कहाँ गया ये? कहीं उसी डायन के साथ तो नहीं घूमने निकल गया? सरला और सीमा देर रात तक अमित का इंतजार कर रहे होते हैं, और सरला तो पूरा गांव अमित को ढूंढ आती है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अमित गया कहाँ है। देर रात सीमा और सरला चौखट पर बैठे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि अमित बिजली का हाथ पकड़े घर की तरफ आ रहा है। बहू, जो मैं देख रही हूँ क्या तू भी देख रही है? ये बिजली ही है ना जिसका हाथ पकड़कर अमित आ रहा है? हाँ माँ जी, आपका सपना और मेरा सपना आपस में मिल रहा है लगता है। अरे सपना कौन देख रहा है, ये तो सच में डायन का हाथ पकड़ के आ रहा है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो और बिजली को भी दो। हमने शादी कर ली है और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया है। माँ जी, नहीं, ये नहीं हो सकता। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे होते हुए आप मेरी सौतन लेकर आ गए। तुझमें थोड़ी भी शर्म बची है या नहीं? या उसे भी बेच खाया है? एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी ले आया और कह रहा है मुझे आशीर्वाद दो, नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। माँ, सीमा आपकी पसंद थी और बिजली मेरी। माँ जी, मैं भी अमित से बहुत प्यार करती हूँ,
और उनके बिना मैं जी नहीं सकती। हाँ माँ, मुझे माफ करना, लेकिन मैं सीमा के साथ नहीं रह पा रहा था और आगे उसे अपना भी नहीं पाता। सरला अपने बेटे की इस हरकत पर अपनी बहू सीमा को घर में कर घर का दरवाजा बंद करते हुए अपने बेटे अमित से कहती है, तू इस घर के लायक नहीं है। तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा। ना मुझे और ना सीमा को तेरी जरूरत महसूस होगी। हम मरे या जिए या फिर हमें 10 लोग आकर सुनाए, हम अपना देख लेंगे। चलो बिजली, माँ कुछ दिनों में मान जाएंगी और सीमा को तो मैं माना ही लूंगा। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मेरी वजह से अपने परिवार से दूर रह रहे हो। माँ है वो, बच्चों से कब तक गुस्सा रहेंगी? आज नहीं तो कल मान ही जाएंगी। और कल तो दीपावली भी है। अब अमित अपने दोस्त के घर बिजली के साथ पहुंचता है और वहां रहने के लिए कमरा मांगता है और उसका दोस्त अमित को रहने के लिए कमरा भी देता है। अब अगले दिन ही पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि सरला के बेटे ने दूसरी शादी कर ली, वो भी गांव की बिजली के साथ। बहू, गांव के लोग अमित को लेकर बात बना रहे हैं, हमें सुनना ही पड़ेगा और हम कर भी क्या सकते हैं। माँ जी, आज तो दिवाली है, तो क्या पूजा में वो शाम को आएंगे? देख, आता है कि नहीं, तू पूजा की तैयारी करके रख। आएगा तो दोनों साथ में पूजा कर लेना। मैं उससे बात भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कहाँ और किससे गलती हुई है ये भी तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब देर शाम सीमा पूजा की तैयारियां कर रही होती है, तभी अमित बिजली के साथ घर आता है। माँ, बस मैं पूजा करने आया था, जो हमेशा करता आया हूँ, यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। बहू, इसे बोल दे, आज के दिन घर में आए हुए भिखारी तक को मैं नहीं लौटाती हूँ, तो इसे भी जाने के लिए नहीं कह सकती। सरला ये कहकर बाहर चली जाती है और सीमा पूजा के लिए फूल लेने जाती है। तब तक इधर अमित बिजली के साथ पूजा में बैठ जाता है और बिजली अमित के साथ पूजा करना शुरू कर देती है। आप यहाँ इसके साथ पूजा करने आए थे? अमित, तू यहाँ पूजा भी इसके साथ ही करने को आया है क्या? माँ, अब आप बिजली को पूजा से मत उठाइए, पूजा होने दीजिए। जब मैं बिजली को अपनी पत्नी मान चुका हूँ तो लक्ष्मी पूजा में भी तो इसे बैठना होगा ना। हे लक्ष्मी माँ, मुझे माफ करना। ना जाने मेरे बेटे को क्या हो गया है, एक घर की लक्ष्मी को नाराज करके दूसरी लक्ष्मी को खुश करने में लगा है। हे माँ, इसे सद्बुद्धि दो। सीमा भी अपने पति को देखती रह जाती है कि कैसे उसका पति उसकी सौतन के साथ दिवाली की पूजा कर रहा है, जिससे अमित ने उसके होते हुए शादी की थी। ये सब देखकर सीमा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सच्चाई को कैसे झुठला सकती थी जो सामने था। मोहनगढ़ में सुनंदा अपनी 5 बहू नेहा, प्रिया, कविता, गायत्री और रचना के साथ रहा करती थी। सुनंदा जितना पैसा बचाती तो उसकी बहुएं उतना ही पैसा बेफिजूल में खर्चा किया करती। ऐसे ही एक दिन नेहा अपनी बहन प्रिया के पास जाती है। प्रिया, आज साड़ी लेने का बहुत मन है, चलना चलकर साड़ियाँ लेते हैं। वैसे दीदी, साड़ी लेने का मन तो मेरा भी है, लेकिन आप जानती हैं ना माँ जी। अरे माँ जी की इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं माँ जी को देख लूंगी। नेहा और प्रिया आपस में बात कर ही रही थी, तभी वहाँ पर नेहा की 3 देवरानियाँ आती हैं और उन दोनों को इस तरह बात करता हुआ सुनकर कहती हैं, जेठानी जी, ये तो आप बहुत गलत कर रही हो। अरे माना कि प्रिया आपकी बहन है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हमें किसी भी चीज के लिए नहीं पूछोगी। हाँ दीदी, सही बोल रही हैं। अरे पर हुआ क्या है? हुआ क्या है? आप दोनों यहाँ साड़ी लेने की प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन हमें तो अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। आप साड़ी लेने जा रही हैं? अरे गायत्री, ऐसा नहीं है, अभी हम जा नहीं रहे थे, बस प्लान कर रहे थे, क्योंकि तुम तो जानती ही हो ना, अगर हम गए तो कुछ न कुछ खरीद कर लेकर आएंगे और फिर माँ जी उसे देखकर नाटक शुरू कर देंगी। जानते हैं, पर माँ जी इतनी भी खराब नहीं है जितना आप माँ जी को बोल रही हैं। तुम तो चुप ही रहो रचना। अरे माँ जी की सबसे बड़ी चमची तो तुम ही हो। 5 बहू आपस में बात कर रही थी कि तभी वहाँ पर सुनंदा जाती है और अपनी बहुओं को इस तरह बात करता हुआ देखकर कहती है, क्या हो गया, आज तुम पांचों एक साथ? कोई मीटिंग हो रही है क्या तुम सब में? नहीं माँ जी, वो घर में सब्जियाँ खत्म हो गई है, इसलिए हम पांचों सोच रहे थे क्यों ना हम पांचों एक साथ बाजार जाएं। क्या
तुम पांचों, वो भी एक साथ? ना ना, तुम पांचों एक साथ बाजार नहीं जाओगी। पर क्यों माँ जी, हम पांचों एक साथ बाजार क्यों नहीं जाएंगे? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम पांचों को एक साथ जाने के लिए क्यों मना कर रही हूँ। वो तो तुम खुद अच्छे से जानती हो। पर माँ जी। चुप, एकदम चुप। अगर तुम पांचों में से किसी ने एक लफ्ज और बोला तो अच्छा नहीं होगा। सुनंदा अपनी बात बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। पर कुछ देर बाद रचना अपनी सास के पास जाती है और उसे प्यार से मनाती है। माँ जी जाने दीजिए ना, वैसे भी आप हमें साथ में ना तो कहीं जाने देती हैं और ना ही कभी आप अपने साथ ले जाती हैं। रचना का उतरा हुआ मुंह देखकर सुनंदा उन पांचों को बाजार जाने के लिए हाँ कह देती है। कुछ देर बाद वो पांचों एक साथ बाजार जाती हैं और बाजार जाने के बाद वो बेफिजूल खर्च करती हैं। शाम को जब पांचों अपने घर जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी सास गुस्से में बैठी है। तुम पांचों के हाथ में कुछ ज्यादा ही सामान दिखाई पड़ रहा है। आखिर लेकर के आई हो तुम पांचों? माँ जी, सामान तो हम बहुत कुछ लाए हैं। देखो, हम आपके लिए भी साड़ी लेकर आए हैं। कविता अपनी सास को साड़ी देती है पर उसकी सास उसकी साड़ी फेंक देती है। अरे तुम पांचों को अकल भी है कि तुम ये जो बेफिजूल के खर्चे कर रही हो वो पैसा कहाँ से आता है? अरे ये पैसा तुम्हारा बाप कमा के नहीं रख गया यहाँ जो तुम बिना मतलब के पैसे खर्च करती हो। मेरे बेटे काम करते हैं और पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं ये तुम सबको पता चलेगा ना जब तुम खुद कमाओगी। माफ करना माँ जी, ये जो आप पैसा पैसा लगा रही हो ना, आप भूलिए मत कि आपके बेटे अब हमारे पति भी हैं और पति के पैसों पर जितना हक माँ का होता है उतना ही बीवियों का भी होता है। अच्छा, तो अब तुम पांचों मुझसे जुबान भी लड़ाने लग गई हो। ऐसा है, मैं अभी जिंदा हूँ और ये घर भी मेरा है। मुझे ऐसी बहुओं की जरूरत नहीं है जो घर सजोने की जगह लुटाने में लगी हो, समझी? निकल जाओ मेरे घर से। माफ करना माँ जी, पर हमें भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, नहीं चाहिए हमें आपके बेटे का पैसा। उन पैसों को आप ही रखो। जब ऊपर जाओगी ना तो उन पैसों को अपने साथ लेकर जाना। चलो बहनों, हमें ऐसे घर में ऐसी जगह पर नहीं रहना जहाँ हमारी इज्जत ना हो। पांचों देवरानी जेठानी ज्यादातर साथ रहा करती, इसलिए बाकी चार नेहा की बात मान लेती हैं और अपना घर छोड़कर चली जाती हैं। गांव के आखिरी छोर पर वो पांचों जाती हैं जहां एक खेत और आसपास घने और बड़े पेड़ थे। दीदी, हम यहाँ आपकी बात मानकर तो आ ही गए हैं, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? प्रिया दी ठीक कह रही हैं दीदी, यहाँ पर ना तो कोई घर दिख रहा है और ना ही कुछ खाने को। मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ खाने के लिए देखती हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं। सभी आपस में बात कर रहे थे तो वहीं कविता की नजर पेड़ों के पास पड़े पत्तों पर जाती है। दीदी, आप खाने का कोई जुगाड़ करो, मैं, रचना और गायत्री रहने का इंतजाम करते हैं। कविता की बात से बाकी के लोग सहमत होते हैं। नेहा और प्रिया खाने के इंतजाम में बाहर की तरफ जाती हैं, तो वहीं कविता, रचना और गायत्री पेड़ की टहनियाँ तोड़कर एक घर जैसा ढांचा बनाती हैं। नेहा और प्रिया उदास और हताश होकर वहां आती हैं, जहां उनकी बाकी की तीनों देवरानियां थीं। वो दोनों जब वहां आती हैं, तो देखती हैं कि वहां एक पत्तों का घर था। ये घर? ये घर कितना सुंदर लग रहा है ना दीदी? हाँ, सुंदर तो लग रहा है, पर ये घर बना कैसे? नेहा ये बातें बोल रही थी, तभी उस पत्ते के घर से गायत्री निकलती है। दीदी आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? घर चलिए ना। गायत्री की बात सुनकर नेहा और प्रिया घर के अंदर आती हैं, जहां वो अपने घर को खाली देखकर कहती हैं, ये क्या? बाहर से तो ये घर इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर से तो पूरा खाली है। हाँ दीदी, लेकिन ये तो सिर्फ एक पत्ते का घर है, कोई पक्का घर नहीं है। और अभी तो हमें सर छुपाने के लिए जगह मिल गई है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हाँ दीदी, गायत्री बिल्कुल सही कह रही है। अभी हमें यहीं गुजारा करना होगा। नेहा अब चुप हो जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ उन लोगों को ऐसे पत्तों के घर में गुजारा कर पाना मुश्किल हो रहा था। साथ ही उनको वो करने को नहीं मिल रहा था जो वो अपने ससुराल में करती।
ऐसे ही एक दिन नेहा बाहर सड़क पर बैठी हुई थी। तभी एक आदमी उसके आगे 100 रुपए का नोट रखकर चला जाता है। ये सब देखकर नेहा को अपने ससुराल के पुराने दिन याद आते हैं। ये तो नेहा बहू है, सुनंदा की बहू, पर उसकी ऐसी हालत। एक काम करती हूँ, मैं सुनंदा से ही पूछ लेती हूँ। सुनंदा की पड़ोसन सुनंदा के घर आती है। सुनंदा बहन, ओ सुनंदा बहन। अरे क्या हो गया बहन, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाने वाली बात ही है बहन। अरे मैंने तेरी बहू को फटे पुराने कपड़े में भीख मांगते हुए देखा है। क्या? और नहीं तो क्या, सच कह रही हूँ मैं। अरे विश्वास नहीं हो रहा तो चल, मैं तुझे तेरी बहू की हालत दिखाती हूँ। पड़ोसन की बात सुनकर सुनंदा अपनी पड़ोसन के साथ वहाँ जाती है जहाँ उसकी बहू थी। अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर सुनंदा की आंखें भर जाती हैं और वो अपनी बहू के पास जाती है। नेहा बहू? अब नेहा पीछे पलटती है जहाँ वो अपनी सास को पाती है। माँ जी, हमें माफ कर दो प्लीज। जाने अनजाने में मैंने ना जाने आपको कितना भला बुरा बोल दिया, और मेरी वजह से आपकी बाकी बहुओं ने भी आपके साथ कितनी बदतमीजी की। देर आए दुरुस्त आए बहू। अब ये बताओ, बाकी की बहुएं है कहाँ? अपनी सास की बात सुनकर नेहा अपनी सास को अपने पत्तों वाले घर में ले जाती है। माँ जी, ये मेरा और आपकी 5 बहुओं का पत्तों का घर है। सुनंदा अपनी बहुओं द्वारा बनाए गए घर में जाती है। सुनंदा को देखकर उसकी सभी बहू की आंखों में एक चमक आ जाती है और पांचों एक एक कर अपनी सास के पैर छूती हैं। माँ जी, हमें माफ कर दो। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने सही कहा था, हम अपने घर से अलग रहेंगे तो ही हमें अपने घर की कीमत पता चलेगी। माँ जी, मुझे मेरे घर जाना है। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। अब हम फिजूल खर्चे नहीं करेंगे और हमें माफ कर अपने घर बुला लीजिए। अब हम इस पत्ते के घर में और नहीं रह सकते हैं। सुनंदा की बहू को अब अकल आ जाती है और वो अपनी सास से माफी मांगते हैं। सुनंदा की बहुओं को अकल आ गई थी। सुनंदा को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए वो अपनी बहुओं को माफ कर अपने घर ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।